हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएनएस में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि 60 तक हमने कंप्लीट किया था, 45 अप टू 60 सेक्शन, ठीक है, जो कि एवेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन थे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर मतलब आईपीसी का ये चैप्टर नंबर 5A है, लेकिन बीएनएस में ये चैप्टर नंबर 4 है और उसमें ये सेक्शन है 61। चैप्टर 5 आपने देखा होगा, 120A 120B, ये दो सेक्शन थी और इसमें 61 क्लॉज 1 और 61 क्लॉज 2 इस तरह से ये आपस में कोरिलेट है, ठीक है। अब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसके बारे में पढ़ते हैं, वो 61 में डिफाइन है। तो जो क्लॉज 1 है उसमें डेफिनेशन है, क्लॉज 2 में पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसको साजिश बोलते हैं, है ना, कि साजिश के तहत में जो है मर्डर किया, है ना, साजिश के तहत चोरी की। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो पहला तो इसमें प्री का क्वेश्चन ये बन जाता है कि साजिश के लिए या आपराधिक षड्यंत्र के लिए मिनिमम यानी कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2, ठीक है ना। दूसरा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे, वो इलीगल एक्ट या तो वो कंसेंट बनेगी, यहाँ पे सहमत, एग्री होंगे। वो किस चीज के लिए एग्री होंगे, या तो वो इलीगल एक्ट करने के लिए एग्री होंगे, या फिर अगर वो एक्ट इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन उस लीगल एक्ट को किस तरीके से कर रहे हैं, वो इलीगल मींस के द्वारा, अवैध साधनों के द्वारा उसको किया जा रहा है, ठीक है। अब या तो वो दोनों आपस में खुद ही इस काम को, इलीगल एक्ट को या ऐसा एक्ट जो लीगल है लेकिन उसको इलीगल मींस के द्वारा कर रहे हैं, उसको या तो खुद ही करते हैं वो, या किसी और से करवाने के लिए, उस एक्ट को करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, है ना। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के आधार पर, तो ये जो सहमति उन्होंने दी है, कंसेंट, ये सहमति क्या कहलाएगी, आपराधिक षड्यंत्र। तो जो आपराधिक षड्यंत्र का जो ऑफेंस होता है ना, वो केवल सहमति देने से ही पूर्ण हो जाता है ना। इसमें आप यहां देख रहे होंगे कि या तो अपराध करने के लिए या करवाने के लिए सहमत होना, यानी इसमें क्या है कि एक्ट किया नहीं गया है, एक्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन केवल कंसेंट दी गई है उस एक्ट को करवाने के लिए, तो यहां पर वही क्या बन जाता है, अपराध बन जाता है, सहमति। लेकिन अपराध करने के अलावा अगर आप कोई सहमति देते हो, ठीक है भाई, आपस में सहमति बनी, अपराध कोई अवैध कार्य करने के लिए या वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने के लिए, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के अलावा अगर किसी अन्य कार्य को करने के लिए कोई सहमति, वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं मानी जाएगी, है ना। कब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक उसने सहमति के अलावा कोई कार्य उस सहमति के अनुसरण में सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है ना। तो अब अपराध करने की सहमति के अलावा कोई अन्य सहमति, जैसे दो व्यक्ति आपस में षड्यंत्र की बात कर रहे हैं और तीसरे से वो करवा रहे हैं, उसने सहमति नहीं दी है लेकिन उस अपराध को किया जा रहा है, ठीक है। तो उस अपराध को करने की दिशा में उसने अगर कोई कार्य कर दिया है किसी अन्य व्यक्ति ने, तो जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता, ठीक है ना। तो सहमति मान के चलो, सहमति बनी है किसी का मर्डर करने के लिए, है ना, तो अब उसके लिए कोई ना कोई एक्ट आपसे, आप जो है अगर कर देते हो, उसके अलावा अन्य कोई कार्य करने के लिए सहमति आपने नहीं दी है, लेकिन उसकी ओर आपने क्या कर दिया है, सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता क्या, कोई कार्य। तो कोई कार्य जैसे ही आप कर देते हो सहमति ना देकर भी, तो फिर वहां पर वो आपराधिक षड्यंत्र बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि ये तत्वहीन है ना, इमैटेरियल है,
कि जो अवैध कार्य है वो ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। यानी जो इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट का, या फिर वो एक केवल मेयरली इंसिडेंटल है, ठीक है ना, उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है, केवल एक सहायक कृत्य जिसको बोलते हैं, अनुषंगिक को बोलते हैं, एक तरह से सहायक कृत्य होना। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है पूरी। तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो पूरी एक्सप्लेनेशन सहित लिखनी है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, ये जो डेफिनेशन है 120A यानी 61 का क्लॉज 1 जो डेफिनेशन दी हुई है, ये दी गई है, ये जो डेफिनेशन है वो ली गई है क्वीन वर्सेस लीथम, क्वीन वर्सेस लीथम के वाद से ली गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र की जो डेफिनेशन है वो कहां से, किस वाद से ली गई है, तो क्वीन वर्सेस लीथम के वाद से ली गई है। ठीक है, अब बात आती है इसमें 120B से रिलेटेड जो क्लॉज 2 है, यह पनिशमेंट की बात पनिशमेंट की बात है कि जो पनिशमेंट है आपराधिक षड्यंत्र के लिए, अगर आपराधिक षड्यंत्र जो है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है। ठीक है, और यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, प्रोविजन नहीं है बीएनएस में, तो फिर यहां आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड मिलेगा ना, वो मिलेगा उस दुष्प्रेरण के लिए दंड, उस अपराध का दुष्प्रेरण। ठीक है ना, तो अब यहां पर जैसे चोरी का दुष्प्रेरण हो गया, डकैती का दुष्प्रेरण हो गया, लूट का दुष्प्रेरण हो गया, हत्या का दुष्प्रेरण हो गया, कोई भी आप अपराध कर रहे हो, उस अपराध के षड्यंत्र मतलब अपराध का षड्यंत्र कर रहे हो और उसके लिए प्रोविजन इसमें बीएनएस में नहीं है, तो फिर आपको उस अपराध का दुष्प्रेरण के लिए दंड आपको यहां पर मिलेगा। ये आपको याद रखना है यहां पर। और दूसरा ये है कि 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध तो आ गए उसमें, बाकी इनको छोड़ करके पूर्वोक्त रूप से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न अगर किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र में वो शामिल होता है तो 2 वर्ष से कम ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी, तो यहां पर कितने तक का कारावास है, 6 माह तक का, अप टू 6 मंथ। ठीक है ना, या फिर फाइन है या फिर दोनों है, इनसे दंडित किया जाएगा। तो ये पनिशमेंट आपको याद रखना है। 2 वर्ष से नीचे के कारावास से दंडनीय अपराध का आपराधिक षड्यंत्र होता है तो वहां पर 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पर केस की, क्योंकि इससे रिलेटेड केस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला केस यहां पर है आपका तपनदास वर्सेस बॉम्बे राज्य। ठीक है, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला था कि जहां आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में एक को छोड़कर, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में एक को छोड़कर सभी को क्या कर दिया गया है, एक्विटल यानी दोष मुक्त कर दिया गया है, तो वहां विधि की दृष्टि में, वहां विधि की दृष्टि में केवल एक व्यक्ति की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, तो केवल एक व्यक्ति की दोष सिद्धि वहां पर क्या रहेगी, मतलब अवैध रहेगी। ठीक है ना, एक को छोड़ करके सभी को दोष मुक्त
कर दिया जाता है तो वहां पर विधि की दृष्टि में केवल एक व्यक्ति की दोष सिद्धि क्या होगी, अक्षम्य कहेंगे या अवैध होगी। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे दूसरा जो केस है इसमें वो है वी डी सावरकर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1984 सुप्रीम कोर्ट। देखो इसको डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो नासिक षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। इसमें भी यही कहा था कि अकेला व्यक्ति जो है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अकेला व्यक्ति 120 ए के अंतर्गत में दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। 120 ए का मतलब यहाँ पर 61 क्लॉज 1। ठीक है ना। दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैसे दंड से संबंधित बोली जाती हैं धाराएं, तो 61 का क्लॉज 2 बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस वो है केहर सिंह वर्सेस राज्य दिल्ली प्रशासन। ठीक है। ये इस केस को बोला जाता है इंदिरा गांधी की हत्या का षड्यंत्र केस। ठीक है। इसमें ये बोला था कि जो मोटिव होता है, जो हेतु होता है, मोटिव से और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है इससे स्पष्ट हो जाता है, इन दोनों से क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा था या नहीं। ठीक है ना। या अपराध मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपराध जो वो षड्यंत्र का हिस्सा था, ना कि केवल एक अचानक हुई घटना, ना कि केवल अचानक हुई घटना। ठीक है। यानी आपराधिक षड्यंत्र जो वो देखा कैसे जाएगा, कैसे पहचान जाएगा कि एग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता चल जाता है, मोटिव से पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। ठीक है। 1999 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस को बोला जाता है राजीव गांधी हत्याकांड केस या राजीव गांधी हत्या केस। ठीक है ना। इसमें यही बोला था कि जो आपराधिक षड्यंत्र होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में, पति जो होता है, पति के विरुद्ध पत्नी को संश्रय मतलब जो हार्बर होता है, आश्रय देना, संश्रय का दोषी नहीं माना जा सकता। बाकी अन्य जो अभियुक्त वगैरह रहेंगे उनके विरुद्ध वहां पर उस महिला को दोषी माना जाएगा। ठीक है। लेकिन पति के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर है पी विजयन वर्सेस केरल राज्य का केस।
इसमें भी ये बोला था कि जो षड्यंत्र जो होता है, कॉन्स्पिरेसी जो होती है, उसमें कॉन्स्पिरेसी को साबित करना मतलब रेयरली वो क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट जो एविडेंस होता है षड्यंत्र को साबित करने के लिए वो बहुत कम होता है ना। इसलिए यहां पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है वो पर्याप्त होता है, ठीक है ना। षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में जो एग्रीमेंट है, जो सहमति है, वो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रूफ होती है, सबूत होती है। वास्तविक भागीदारी यहाँ पर आवश्यक नहीं होती है, या कोई कार्य किया जाना यहाँ पर जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह की बात जो है वो कही गई थी कुलदीप सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी यही बात कही गई थी जो पी विजन वर्सेस केरल राज्य के मामले में कही गई थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला 1998 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कही गई थी कि षड्यंत्र के अपराध के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया जाए यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना। षड्यंत्र के अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को दोष सिद्ध यानी कन्विक्ट किया जाए यह जरूरी नहीं है, ठीक है। बस जरूरी क्या है, आवश्यक क्या है, आवश्यक यह है कि उस आपराधिक षड्यंत्र में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति वास्तविक रूप में शामिल हों। वास्तविक रूप में शामिल हों, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक केस है इसमें विहिट चर्च का मामला है ये 1871 का। इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में एक महिला थी जो अपने आप को प्रेग्नेंट समझ रही थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी, और उसने क्या किया, एक व्यक्ति से एबॉर्शन कराने के लिए ड्रग्स देने को कहा, ठीक है, मेडिसिन। तो यहां पर ये कहा गया कि ये षड्यंत्र का मामला है। किसका मामला है, कॉन्स्पिरेसी का मामला है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर लेटेस्ट केस प्रवीण एंड सोनू वर्सेस हरियाणा राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला था कि सेक्शन 120 बी की परिसीमा के भीतर, जो उसकी लिमिटेशन है 120 बी की परिसीमा के भीतर षड्यंत्र के अपराध को साबित करने के लिए, षड्यंत्र के अपराध को साबित करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए, है ना, ये प्रूव किया जाना चाहिए कि पक्षकारों के बीच, कि पक्षकारों पार्टीज के बीच में क्या हुआ है, कोई अवैध कृत्य
इलीगल एक्ट, अवैध कृत्य करने के लिए क्या हुआ है, कोई करार, एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। इसको साबित करना जरूरी है। ये 2021 का लेटेस्ट केस है। उसके बाद में नेक्स्ट है देवेंद्र सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये मामला 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी में 304 बी दहेज मृत्यु वाला, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और 498 ए पति या पति के नातेदारों के द्वारा क्रूरता, क्रुएल्टी से, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भी यही बोला था कि मतलब जो सहअभियुक्त होते हैं, को एक्यूज्ड जो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी दायित्व जो है वो तभी माना जाता है जब उनके विरुद्ध जो है कोई भी पूर्व निर्धारित योजना, पर्याप्त और प्रत्यक्ष सबूत वगैरह हो। ऐसा नहीं कि केवल उनका सिर्फ नाम या अनुमान के आधार पर उनको यहाँ पर शामिल किया जाए, ठीक है ना। ऐसे होता है ना, फर्जी जो है नाम जोड़ देते हैं दहेज मृत्यु के मामले में और इसमें, तो ये चीज कही गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे केस हैं ये जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी यहाँ पर प्रयत्न के मामले में, आपराधिक प्रयत्न के बारे में ये बात है। यहाँ पे क्या है, 62 सेक्शन है, ये लास्ट वाला सेक्शन है इस चैप्टर का। देखो, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, सेक्शन 1 है केवल 62, और ये जो इसका चैप्टर नंबर जो लास्ट था, चैप्टर नंबर 23 आईपीसी का, चैप्टर नंबर 23 जो 511 सेक्शन से कोरिलेटेड था, 511 सेक्शन थी उसमें, और ये है इसमें 62, ठीक है, आपराधिक प्रयत्न के संबंध में। अब आपने पढ़ा होगा स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, क्राइम, ठीक है, अपराध के चरण यानी स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो इसमें हमने पढ़े थे कि 4 चरण होते हैं। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे पढ़ा था हमने कि एक पहला इंटेंशन होता है, फिर यहाँ पर तैयारी यानी प्रिपरेशन होता है, फिर तीसरा प्रयत्न यानी अटेम्प्ट होता है, और चौथा यहाँ पर अपराध की पूर्णता, ठीक है ना, अपराध की पूर्णता यानी अकम्प्लिशमेंट, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पर स्टेजेस होती हैं इसकी। अब इसी स्टेजेस में से इंटेंशन तो हमने पढ़ ही चुके हैं, वहां पे स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, पढ़ तो इनको चारों को जो शुरू में पढ़ चुके हैं, लेकिन बात आई थी इनके अंतर से संबंधित यहाँ पर, ठीक है, तैयारी से और प्रयत्न से। तो यहीं पर इन दोनों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो तैयारी है, बात अगर तैयारी की आती है तो तैयारी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति के मन में विचार आता है ना, तो जो सोचे गए आपराधिक कार्य, सोचे गए आपराधिक कार्य को पूरा करने के लिए, सोचे गए आपराधिक कार्य को पूरा करने के लिए क्या करना, साधन संग्रहित करना, ठीक है ना, यानी जो मीन्स हैं उनको कलेक्ट करना, किसी एक्ट को करने के लिए, ठीक है। और इसको ये भी कहा जाता है कि तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है, तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसी को तैयारी कहते हैं, ठीक है ना। धारा 8 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 6 बीएसए, ठीक है, वहां पर भी ये रिलीवेंट है। अब तैयारी होता क्या है कि तैयारी कई मामलों में दंडनीय नहीं होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अपराध की तैयारी करता है ये आप पता नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कुछ गंभीर अपराधों में ज्यादातर ये माना गया है, जो आईपीसी थी उसमें भी इस तरह के प्रोविजन रखे गए हैं, और जो
प्रोविजन है, मतलब मोस्टली जो डायरेक्ट प्रोविजन जो रखे गए हैं उसमें वो गंभीर अपराधों के लिए रखे गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो तैयारी है उसको बहुत कम मामलों में दंडनीय बनाया गया है। जैसे आप बीएनएस में देखेंगे, आईपीसी में कोरिलेट करके देखेंगे, तो वहां पर तैयारी का जो दंड है, जैसे आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, है ना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, है ना, ये है सेक्शन 122 आईपीसी और 149 आपका बीएनएस, ठीक है ना, इसमें दंडनीय है। दूसरा तैयारी कहां पर दंडनीय है, जैसे भारत सरकार के साथ में, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली जो शक्ति है उसके राज्य क्षेत्र में लूट करने की तैयारी, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे आईपीसी में 126 और बीएनएस में 154 यानी 154, ठीक है। उसके बाद में तीसरा इसमें जो पनिशेबल तैयारी को किया गया है, जैसे डकैती करने की तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर डकैती, डकैती करने की तैयारी करना, 399 आईपीसी और 310 का क्लॉज 4 बीएनएस। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो ज्यादा जो दंडनीय बनाया गया तैयारी को इन सेक्शन में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आती है बात प्रयत्न की, ठीक है, प्रयत्न यानी अटेम्प्ट की। तो जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट होगा क्या, तो जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि स्टेजेस आप देखेंगे तैयारी उसके अपराध के, तो इसमें तीसरा वाला जो पॉइंट है वो प्रयत्न में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे पहले क्या हो चुका है, तैयारी पहले हो चुकी है। तो तैयारी के बाद में, तैयारी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो तैयारी के बाद जो आपराधिक कार्य आप करने वाले हो, आपराधिक कार्य को करने की ओर बढ़ाया गया प्रत्यक्ष कदम यानी डायरेक्ट मूवमेंट जो होता है इसमें, डायरेक्ट मूवमेंट जो होता है इसमें आपराधिक कार्य को करने के लिए, ठीक है, तो वो वहां पर प्रयत्न बन जाता है। यानी जब इंटेंशन, यानी इससे पहले दो स्टेजेस हो चुकी हैं कि एक आशय और एक तैयारी, तो जब आशय और तैयारी मिलकर के किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है, वो प्रयत्न बन जाता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रयत्न की यहां पर डेफिनेशन है। यानी आप जब भी अपराध करने के लिए प्रत्यक्षतः कोई स्टेप लेते हो तो वहीं से क्या बन जाता है, वो प्रयत्न बन जाता है। अब जो प्रयत्न है, अटेम्प्ट है, वो आपका बीएनएस कहो या आईपीसी कहो, उसमें 4 तरीके से डिस्क्राइब है, यानी प्रयत्न के 4 प्रकार हैं। पहले तो इसमें जो प्रोफेसर केनी और स्टीफन इन्होंने क्या किया है, प्रयत्न को अपूर्ण अपराध, इनकम्प्लीट ऑफेंस कहा है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑफेंस कहा है। तो अब बात कर रहे थे कि जो आईपीसी है या बीएनएस में है, उसमें जो अटेम्प्ट है उसको 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहला इसमें जो कैटेगराइज्ड है वो है एक तो मुख्य अपराध,
यानी मान के चलो मर्डर हो गया, ठीक है, और दूसरा अपराध का प्रयत्न, उसी अपराध का प्रयत्न, ये दोनों दोनों जो है क्या है, एक ही सेक्शन में है, प्लस एक ही पनिशमेंट है, एक ही क्या है इसके लिए पनिशमेंट है। तो मुख्य अपराध और अपराध करने का प्रयत्न दोनों के लिए एक ही सेक्शन और एक ही पनिशमेंट है। जैसे जो हमने अभी पढ़ा था कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या फिर युद्ध करने का प्रयत्न करना, जो सेक्शन 121 आईपीसी और 147 आपका बीएनएस है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा इसमें टाइप है प्रयत्न के लिए, वो है ऐसी सेक्शन, यानी मुख्य जो अपराध है, मुख्य अपराध और प्रयत्न जो अटेम्प्ट है, इन दोनों को, दोनों क्या है, अलग 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 सेक्शंस और अलग पनिशमेंट है, दोनों के डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट पनिशमेंट। जैसे जैसे मर्डर है, तो मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है वो 302 आईपीसी और 103 क्लॉज 1 बीएनएस, ठीक है। और अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयत्न है, तो हत्या का प्रयत्न यहां पर 307 आईपीसी और 109 बीएनएस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मतलब वो अटेम्प्ट अलग है, आप देखेंगे। एक अटेम्प्ट जो है और भी है, जैसे आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न है ना, या लूट करने का प्रयत्न है, अटेम्प्ट टू रॉबरी। तो ये इस तरीके से ये अलग है जो है मुख्य अपराध से। उसके बाद में यहां पर जो थर्ड कैटेगरी है, एक्चुअली थर्ड कैटेगरी ज्यादा काउंट नहीं होती, एक है अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या का प्रयत्न, ठीक है। आत्महत्या का प्रयत्न, चूंकि अब बीएनएस में तो उसको शायद 226 सेक्शन है, उसमें 309 थी, और यहाँ पर शायद 226 सेक्शन में उसको रखा गया, 309 को हटा दिया गया है यहाँ पर बीएनएस में, ठीक है। अब उसके बाद में फोर्थ है यहाँ पर जो ऐसे प्रयत्न के मामले जिनके लिए दंड जो है वो बीएनएस में नहीं है ना, आईपीसी का हो या बीएनएस, उसमें नहीं है। तो यहां पर इनको बोलते हैं प्रयत्न के अटेम्प्ट के अन्य मामले, और ये मामले आते हैं सेक्शन 511 और 62 बीएनएस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चोरी करने का प्रयत्न करना, ठीक है। आपने बक्सा खोल के देखा चोरी करने के लिए, लेकिन बक्से में कुछ नहीं था, या आपने जेब में हाथ डाला चोरी करने के लिए, लेकिन जेब में कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर प्रयत्न की 4 स्टेजेस आती हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर जो एक चीज है तैयारी और प्रयत्न में अंतर को लेकर, ठीक है, तैयारी और प्रयत्न में अंतर। आप यहां पर देखेंगे तो तैयारी की डेफिनेशन तो मैंने बताई थी आपको कि तैयारी जो होती है वो अपराध करने के लिए आप साधन जुटाते हो, है ना, व्यवस्था करते हो, मीन्स जो है उनको कलेक्ट करते हो, तो वो तैयारी होती है। जबकि मतलब यहां पर एक शब्द में लिख सकते हो आप, साधन जुटाना, ठीक है ना, हथियार वगैरह कलेक्ट करना। और जो प्रयत्न है वो तैयारी के बाद में अपराध की ओर अग्रसर होने वाला प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मूवमेंट, है ना, प्रत्यक्ष कदम है। उसके बाद में आप देखेंगे जो दूसरी चीज है, ये प्रयत्न से पहले आता है, प्रयत्न से
पूर्ववर्ती स्थिति है, पूर्ववर्ती अवस्था है, और ये तैयारी के बाद की अवस्था है। ठीक है। तीसरी है कि ये अपराध की दूसरी अवस्था है, और ये अपराध की तीसरी अवस्था है। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ इसमें जो आएगा वो है कि जो तैयारी होता है वो अपवादिक रूप से, एक्सेप्शनली अपवादिक रूप से दंडनीय होता है। ठीक है ना, एक्सेप्शनली पनिशेबल होता है, जबकि जो प्रयत्न होता है वो हमेशा ही दंडनीय होगा, किसी न किसी रूप में हमेशा ही पनिशेबल होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम निकटता के आधार पर, प्रॉक्सिमिटी आप कहें, निकटता के आधार पर कहें तो तैयारी क्या है? तैयारी अपराध से दूर है ना। तैयारी प्रयत्न के तुलना में अपराध से दूर है, दूर की अवस्था है, जबकि प्रयत्न अपराध से तैयारी की तुलना में अधिक निकट है। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे 5 कंडीशन आपको यहां पर मिली हैं। उसके बाद में 5 आप यहां पर डिफरेंस आप लिख देना। उसके बाद में यहां पर केस लॉ लिख देना, अंतर से संबंधित, है ना। केस लॉ में आप लिखेंगे, कई केस लॉ हैं इसमें तैयारी और प्रयत्न के अंतर से संबंधित ना आपको क्या करना है। एक तो इसमें हमने अभी सेक्शन ये पढ़ी नहीं है, अब तो तैयारी और प्रयत्न में अंतर की बात आ गई। ठीक है। अभी इसमें एक चीज और पढ़ते हैं हम, 62 को तो अभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। पहले या फिर 62 को पहले पढ़ लेते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है, सेक्शन 62 कह रही है कि आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने का प्रयत्न करने के लिए पनिशमेंट, यानी जो कोई व्यक्ति है वो बीएनएस के द्वारा आजीवन कारावास यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट से या इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय कोई अपराध करने का। ठीक है ना। ये 2 तरह के अपराध यहाँ पर हो गए हैं। या फिर तीसरा है ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में क्या करता है, कोई कार्य करता है, और उस प्रयत्न के दंड के लिए बीएनएस में कोई भी एक्सप्रेस तरीके से प्रोविजन नहीं दिया गया है, तब उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वहां पर उस अपराध के लिए जो उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए मिलेगा, जैसी भी स्थिति है, आजीवन कारावास के आधे तक, या फिर जो उस अपराध के लिए, जो अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए जो भी दंड है ना, और संहिता में उपबंध नहीं है तो अपराध के लिए है लेकिन अपराध के प्रयत्न के लिए नहीं है, है ना। तो जो अपराध के लिए दंड है उसकी दीर्घतम अवधि के आधे तक का हो सकता है, या फिर जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये आपका आपराधिक प्रयत्न का है। अब यहां पर जो एक शब्द है, उस ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है। ठीक है ना। ये जो लाइन है अपराध करने की दिशा में, ये जब आईपीसी थी 511 सेक्शन में, तो उसमें इसमें स्पष्ट किया था इस शब्दावली को, इस वर्ड को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, 1961 सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो है अपराध कारित करने की दिशा में, अपराध कारित करने की दिशा में इस शब्दावली को यहां पर स्पष्ट किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो उपांतिक कार्य होता है,
उपांतिक कार्य, उपांतिक कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं पेनल्टीमेट, ठीक है ना, पेनल्टीमेट। उपांतिक कार्य से पूर्ववर्ती कृत्य, से पूर्ववर्ती कृत्य भी प्रयत्न गठित कर सकता है। अब ये तो हो गई उसकी इंग्लिश मीनिंग उपांतिक कार्य की, कि पेनल्टीमेट कहते हैं। उपांतिक कार्य से जो पूर्ववर्ती कृत्य है ना, वो भी प्रयत्न के दायरे में आएगा। तो अब जो उपांतिक कार्य है, पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि उपांतिक कार्य क्या होता है, तो उससे पहले का कार्य आप मान सकते हो कि वो अटेम्प्ट में कैसे आएगा, ठीक है। तो उपांतिक कार्य क्या होता है? उपांतिक कार्य होता है कि जब जो अपराधी होता है वो तैयारी करता है ना, जब अपराधी तैयारी करता है तो तैयारी के बाद में जैसे ही वो प्रयत्न की अवस्था में प्रवेश करता है और अपराध पूरा होने से पहले ही लगभग बिल्कुल निकट पहुंच जाता है, तब वहां पर जो कार्य करता है ना, वो उपांतिक कार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, मान के चलो कि बैंक लूटने की योजना बनाई गई, ठीक है ना, बैंक लूटने की योजना बनाना, हथियार खरीद लेना, ठीक है ना, ये क्या है? ये हो गया आपका तैयारी। उसके बाद में बैंक जाकर के कैशियर पर, जो बैंक का कैशियर है, कैशियर पर बंदूक तानना, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रयत्न, ठीक है। अब इसको प्रयत्न माना है जो अपराध करने की दिशा में, लेकिन उपांतिक कार्य क्या होगा? उपांतिक कार्य होगा वो जो कैशियर है, यहां पर कैशियर को पैसा या मनी जो है वो बैग में डालने को कहना, बैग में डालने को कहना। अब नोट जैसे ही वो उठाएगा, बैग जैसे ही वो नोट उठाएगा, पैसा जो उठाएगा बैग में डालने को, तो यहां पर जैसे ही कैशियर नोट डालने ही वाला हो, तो वो होता है उपांतिक कृत्य, वो माना जाता है उपांतिक कृत्य, पेनल्टीमेट, ठीक है। तो इस बैग में डालने से पहले, मतलब जैसे ही बैग में वो डालने वाला था, ये उपांतिक कार्य हो गया। अब उपांतिक कार्य से पहले वाला जो था, यानी बैंक जाकर कैशियर में बंदूक तानना, वो भी यहां पर प्रयत्न माना गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये आपराधिक प्रयत्न है। अब इसके इलस्ट्रेशन भी आप देखेंगे कि ए एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के बाद उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया और इसलिए वह आपराधिक प्रयत्न का दोषी है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये है कि ए ने जेड की जेब में अपना हाथ डालकर जेड की जेब से चुराने का प्रयत्न किया और जेड की जेब से कुछ न होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल रहता है, तो ए ने आपराधिक प्रयत्न यानी चोरी करने का प्रयत्न किया है। तो इस तरीके से यहां पर ये सेक्शन 62 कंप्लीट होती है। अब क्या है, यहां पर एक चीज और है, वो है तैयारी और प्रयत्न में अंतर से संबंधित सिद्धांत, ये और है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वैसे तो ये 5 सिद्धांत इनको माना जाता है। अब ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो, इसको जो है ना 5 सिद्धांत हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।